हेलो दोस्तों, आधारशिला एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें आज हम दूसरा टॉपिक ऑन करने जा रहे हैं। अर्थात हमारा जो उत्तरी भारत का पर्वतीय क्षेत्र था वह आज पूर्ण हुआ है, और उसी के अंतर्गत आज हम अपना दूसरा टॉपिक जो क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, भारत का प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र वह देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र को समझने के लिए हमें निम्न बिंदुओं को समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ शब्दावली है, उसे आप ध्यान से नोट करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो वो शब्दावली है क्या? मैं मैंने एक शब्द यूज किया, प्रायद्वीपीय। ठीक है, तो एक होता है आपका महाद्वीप। क्या है? महाद्वीप। दूसरा एक शब्द आता है प्रायद्वीप। ठीक है, एक आपका शब्द आएगा द्वीप। एक आपका शब्द आएगा क्या? द्वीप। तो इन तीनों में अंतर क्या है? तो अगर महाद्वीप की बात की जाए तो ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हो और आकार में बेहद ही बड़ा हो, वह क्या है? महाद्वीप है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा है, सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या, ये वाला जो क्षेत्र है, अगर आपने देखा होगा उत्तरी अमेरिका आपने पढ़ा होगा, या आप मेरे साथ आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका, उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है यह कहलाता है नॉर्थ अमेरिका, यह जोन कहलाता है साउथ अमेरिका। उसके बाद हम लोग जो देखते हैं वह रहता है आपका क्या, यह है आपका यहाँ पर ये मिलेगा आपको अफ्रीका, यहाँ पर मिलता है यूरोप। उसके बाद यहाँ आगे मिलेगा आपको क्या, एशिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मिलता है ऑस्ट्रेलिया, और नीचे नीचे मिलता है अंटार्कटिका। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर कितने महाद्वीप है अगर ऐसा पूछ लिया गया तो यह है वन, ये है आपका टू, या अगर आप यहाँ चले जाइए थ्री, ये है फोर। ठीक, उसके बाद ये आपका आ जाएगा फाइव, यह आपका सिक्स। ठीक है, और एशिया आपका आ जाएगा सेवन। तो सात महाद्वीप आपके पास है। ठीक है, तो क्या है, जो चारों ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ और बहुत आकार में बड़ा, उसे हमने महाद्वीप कह दिया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखो प्रायद्वीप क्या है। ठीक है, तो प्रायद्वीप क्या है? तो प्रायद्वीप ऐसी संरचना जो तीन ओर से जल से घिरा हो। तीन ओर से क्या हो? तीन ओर से जल से घिरा हो। जैसे अगर आप भारतीय मानचित्र को ध्यान से देखें तो कुछ इस प्रकार से संरचना हमें दिखाई देती है। अगर आपने मानचित्र देखा होगा, भारत का मानचित्र, तो आप देखेंगे कि ये मानचित्र में तीन ओर से जल से, एक तो दक्षिण से, पश्चिम से और पूर्व से क्या है, जल से घिरा हुआ, और उत्तर से क्या है, स्थल खंड से लगा हुआ। ऐसी संरचना जो तीनों ओर से जल से घिरा हो और आकार में भी बड़ा हो, वह कहलाता है क्या, आपका प्रायद्वीप। उसी प्रकार से द्वीप, आइलैंड्स, जो आकार में छोटे हों और चारों ओर से जल से घिरे हों, वह क्या कहलाएगा, आपका आइलैंड्स कहलाएगा। तो यह हो गया आपका द्वीप। तो ये तो एक शब्दावली थी। अब हमने देखना क्या है,
हमें हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्या चीज? वह स्टार्ट करने वाले हैं हम भारत या फिर प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत का क्या पठारी क्षेत्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या शामिल करना है तो उसे देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसके अंतर्गत जो हम शामिल करने जा रहे हैं वह है केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि। उसके साथ इसके बाद जो हम लोग देखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि, उसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्वी पठार। ठीक है, क्या देखना है? पूर्वी पठार। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद जो हम देखेंगे वह रहेगा उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, उसके बाद जो हम देखेंगे वह रहेगा क्या? दक्कन। दक्कन का पठार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उन सभी खंडों को अच्छे से समझेंगे जो हमें प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र को में समझने में आसानी हो। ठीक है, अब हम देखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हमें। तो अगर केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत की बात की जा रही है तो इसके अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वह क्या रहेगा? तो इसके अंतर्गत रहेगा जो चीज वो है क्या? अरावली। सबसे पहले जो देखना है वह रहेगा अरावली पर्वतीय श्रेणी। क्या है? अरावली पर्वतीय श्रेणी। जो दूसरा हमें इसमें पॉइंट जो देखने को मिलेगा वह रहेगा मेवाड़ का पठार। क्या रहेगा? मेवाड़ का पठार। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी के अंतर्गत वह रहेगा क्या? वह रहेगा आपका मालवा का पठार। मालवा का पठार हो जाने के बाद आप क्या देख लेंगे? हम लोग देखेंगे मालवा के पठार के बाद विंध्यन। क्या है? विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब विंध्यन पर्वत श्रेणी के बाद नेक्स्ट जो रहेगा हमारे लिए वह रहेगा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, और बुंदेलखंड के पठार के बाद जो हम नेक्स्ट अंतिम देखेंगे वह क्या रहेगा? वह रहेगा आपका बघेलखंड। बघेलखंड व भांडेरखंड का पठार। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या होगा? केंद्रीय उच्च भूमि का पॉइंट्स जो रहेगा वह पूर्ण होगा। ठीक है, तो इससे आप क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करेंगे तो नोट कीजिएगा। ठीक, पॉज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी क्या देखा? केंद्रीय उच्च भूमि, या फिर मैं कहूं हम जो समझने के लिए स्टार्ट किए क्या? प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट्स किए क्या? केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के बाद क्या किया? पूर्वी पठार, फिर उत्तर पूर्वी उत्तरी पूर्वी पठार, और अंत में देखे हमने दक्कन का पठार। फिर हमने क्या किया? डिस्क्राइब किया केंद्रीय उच्च भूमि को, और इस केंद्रीय उच्च भूमि को भी हमने कुछ खंडों में बांट दिया है जिससे हमें समझने में और उसे याद करने में सरलता होगी। ठीक है, तो वो क्या रहेगा? अरावली पर्वत श्रेणी। दूसरा जो मिलेगा हमें मेवाड़ का पठार, फिर मालवा का पठार, विंध्यन पर्वत श्रेणी, और उसके बाद जो देखेंगे हम लोग बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड और भांडेरखंड का पठार। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो प्रारंभ करने वाले हैं वह क्या है? अरावली का पर्वतीय श्रेणी। अरावली पर्वतीय श्रेणी, तो इसे आपने मेन हेडिंग में
लगाएंगे अरावली पर्वतीय श्रेणी। क्या है? अरावली पर्वतीय श्रेणी। ठीक है, अरावली पर्वतीय श्रेणी, अरावली पर्वतीय श्रेणी। अब इसके अंतर्गत हमने इसको समझते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। अरावली पर्वतीय श्रेणी या अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार, श्रेणी में आपको पहले भी बता चुका हूं, जो आपको सीरीज में पर्वतों का व्यू जो दिखाई देता है वह एक श्रेणी रहता है, सीरीज वाइज है, उसी को हमने श्रेणी कहा है। ठीक है, अरावली पर्वतीय श्रेणी। इसमें हमने एक सबसे पहले देखना है अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, कहां से कहां तक है? तो अगर आप देखो दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में अगर हम देखें गुजरात आ जाएंगे। ठीक है, गुजरात के ही एक महत्वपूर्ण शहर है, उसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद का एक क्षेत्र है जिसका नाम है पालनपुर। क्या नाम है? पालनपुर। इस पालनपुर क्षेत्र से अरावली आरंभ होती है, या फिर यहां से यह लेकर कहां तक? उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व में दिल्ली। क्या है? दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। और इस क्षेत्र में अगर आप देखो तो दिल्ली रिज तक, दिल्ली रिज तक विस्तारित। तो हमने क्या किया? सबसे पहले इसको विस्तार को देख लिया। अगर इसकी विस्तार को अगर हम नापने में आ जाएं तो लगभग लगभग यह 800 किलोमीटर है। ठीक है, 800 किलोमीटर है अरावली की लंबाई। अगर विस्तार की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम में गुजरात के अहमदाबाद के पालमपुर क्षेत्र से उत्तर पूर्व में दिल्ली एनसीआर के दिल्ली रिज तक यह विस्तारित है। ठीक, अब इसमें हम लोग जो दूसरा पॉइंट समझने की है, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है जो यहाँ से प्रश्न बनती है वह क्या है? महत्वपूर्ण जानकारी। तो पहला पॉइंट, यह प्राचीन पर्वत है, प्राचीन मोड़दार, प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत, प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कभी भी अगर प्रश्न आ गया कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है और आपको अगर 4 उदाहरण दे दिया, अरावली पर्वत श्रेणी, दूसरा वृहद हिमालय, तीसरा ट्रांस हिमालय, चौथा उत्तर पूर्वी के किसी भी हिमालय पर्वत श्रेणी का नाम, तो आप लगाएंगे किसको? अरावली को ही लगाइएगा, क्योंकि ये हिमालय के बनने से पहले का है यहाँ। ठीक है, तो सबसे प्राचीन है। दूसरा क्या है इसमें जो महत्वपूर्ण है? जो दूसरा जो महत्वपूर्ण है इसमें समझने का वह क्या है? तो इसमें जो दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है इसमें अरावली, अरावली की औसत ऊंचाई, औसतन ऊंचाई सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक जहां है उसका नाम है माउंट आबू, माउंट आबू में देखने को मिलता है। ठीक है, माउंट आबू। और माउंट आबू की में ही एक सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट आबू में ही एक ऊंची चोटी है और इसका नाम क्या है? प्रश्न यह भी बनता है, तो इसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर, जो पूरे अरावली में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, ऊंची चोटी। दूसरा, माउंट आबू में और क्या खास है? तीसरा पॉइंट, माउंट आबू में और तीसरा क्या खास है? तो माउंट आबू
को जैन धर्म मानने वाले इसे तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं, पर्यटन स्थल है। ठीक है, और क्या है भाई, चौथा जो पॉइंट इसमें जो निकल कर आएगा, चौथा पॉइंट, अब इसे आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा। चौथा जो पॉइंट हमें इसमें जो देखने को मिलता है, यहाँ पर लूनी नदी का उद्गम है। ठीक है, लूनी नदी का उद्गम, लूनी नदी का उद्गम है जो क्या करता है, राजस्थान के बांगर क्षेत्र में बहता है। बांगर क्षेत्र में बहता है। बांगर क्षेत्र के बाद यह कहाँ जाता है, राजस्थान में ही थार के मरुस्थल में बहता है। थार का मरुस्थल में बहेगा और उसके बाद यह चला जाता है कच्छ के रण में, और यहाँ पर ये छुप जाता है, समा जाता है। मतलब ये किसी अन्य नदी से नहीं मिलता, ना ही यह किसी समुद्र से मिलता है। यह क्या है, विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, समा जाता है, समा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण मानते हैं। अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय नदी, अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको प्रश्न यह बन जाएगा कि इनमें से निम्न अंतःस्थलीय नदी है, और ऑप्शन आ जाएगा लूनी और ऐसे दो चार नदियों का। जब हम क्या करेंगे, अपवाद तंत्र पढ़ेंगे तो हम दोबारा इस क्षेत्र में फिर आएंगे, इसी को दोबारा समझेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट फिर देखते हैं इसमें। पांचवा पॉइंट, पांचवा जो पॉइंट इस पर निकल कर आएगा वह क्या है, तो पांचवा जो पॉइंट है इस पे, यह केंद्रीय उच्च भूमि को, हमने पहले ही देख लिया था, पहला पॉइंट था केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, केंद्रीय उच्च भूमि के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र को, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या करती है, राजस्थान, राजस्थान के अर्धशुष्क, अर्धशुष्क व शुष्क वाले क्षेत्र से अलग करती है। गंगा अपवाह तंत्र को, नेक्स्ट पॉइंट इसी में बनाएंगे, गंगा अपवाह तंत्र को, अपवाह तंत्र को पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत के अपवाह तंत्र से अलग करती है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर लिखते चलिएगा। ठीक है, कुल मिलाकर अगर बोले कि यह एक जल विभाजक के साथ वायु विभाजक का भी कार्य करती है। जल विभाजक के साथ में क्या, वायु विभाजक का कार्य भी करती है। कैसे समझेंगे इसको, उदाहरण देख लेते हैं।
अगर आपके पास एक मैप बना होगा इस प्रकार से, तो ये वाला जो जोन है, मैं इस क्षेत्र को मान रहा हूं कि आप लोग इसे मैप को बनाकर प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो यह वाला जो जोन है, यहाँ पर यह है, यहाँ से लेकर ये दिल्ली में मान लिया इसे, और दिल्ली से लेकर ये गुजरात के अहमदाबाद शहर तक। ठीक है, और क्या हो रहा है, जो गंगा नदी है इस प्रकार से निकल जाती है इधर की, और जो अपवाह क्षेत्र है, और इधर के अपवाह क्षेत्र, इधर वाले इधर नहीं आ पाते, इधर वाले इधर नहीं आ पाते, ना तो अपवाह तंत्र नदी का जो आ रहा है, ना ही वायु का, इसलिए यहाँ की जो अधिक गर्मी है इधर नहीं आ पाती, अब यहाँ नहीं आ पाती, और ना ही इधर के इस क्षेत्र को उधर जाने देती है, इसलिए मैं बोला कि यह एक विभाजक का भी कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे इसी में लूनी नदी। लूनी की सहायक नदी भी है। ठीक है, लूनी की सहायक नदी है, कौन सा, एक है सुकरी और दूसरे का नाम है जवई। ठीक है, राजस्थान, लूनी नदी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है, राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी, महत्वपूर्ण नदी है। दूसरा देखते हैं इसी में, बनास नदी का भी उद्गम कहाँ से हुआ है, बनास नदी का उद्गम भी अरावली से ही हुआ है, यह मेवाड़ के पठार से होते हुए, मेवाड़ के पठार से होते हुए चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, कंप्लीट पूरा फैक्ट है ये। उसके बाद एक आता है आपका साबरमती, साबरमती नदी, इसका भी उद्गम अरावली में ही है, राजस्थान के क्षेत्र में उद्गम होकर अरावली में, राजस्थान में पहले क्या होती है, प्रवाहित होती है, राजस्थान से यह एंटर करती है गुजरात में, और गुजरात में अगर आप देखो तो अहमदाबाद, अहमदाबाद क्या है, इसके तट में बसा हुआ, तट में बसा हुआ शहर है, बसा हुआ शहर है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यह खंभात, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में समा जाती है। ठीक है, तो हमने कुल मिलाकर 3 नदियों की इसमें चर्चा किया है, एक है लूनी नदी, दूसरा है आपका बनास नदी, और तीसरा है आपका क्या, तीसरा आपका साबरमती नदी। ठीक है, तो इन 3 नदियों का हमने चर्चा किया। हमने एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बताया कि यह एक प्राचीन मूलधार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चोटी, यह सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ मिलता है, माउंट आबू, उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसके बारे में भी जान बता दिया। अब हम देखें, अगर माउंट आबू में मैंने एक चीज और देखना है कि माउंट आबू में हम महत्वपूर्ण एक मंदिर है, जैन मंदिर, उसका नाम भी आता है, कभी कभी पूछता है, तो उसे भी आप लोग नोट डाउन करेंगे, वह जैन मंदिर का नाम क्या है, उस जैन मंदिर का नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक, यह छूट रहा था इस पे, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, यह भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद, उसी के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अरावली के बारे में ही है यह भी, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको मुख्य परीक्षा में अगर लिखने को कहा गया
तो ये वाला क्षेत्र आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत व पश्चिम भारत, पश्चिम भारत का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह अरावली पर्वत श्रेणी खनिज, जिसमें धात्विक व अधात्विक अधात्विक खनिज की मात्रा अधिक है। लेकिन यद्यपि मैं कह सकता हूं, यद्यपि अवैध खनन अवैध खनन के कारण अब यह जो अरावली का विस्तार है, क्रमिक रूप से जैसे मैं इसको रेंज कह रहा हूं, तो यह क्या है, अवैध खनन के कारण जगह जगह से यह ब्रेक हो गया है। ठीक है, अवैध खनन के कारण अब यहाँ पर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होने लग गई है। पर्यावरणीय समस्या, पर्यावरणीय समस्या जो आप लोग अभी महीने 2 महीने पहले न्यूज में भी आपने सुना होगा। ठीक, अब अवैध कारण के ही कारण क्या हो रहा है, वैध खनन के वैध खनन के लिए भी सरकार के द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बेहद सारे क्या लाए जा रहे हैं, कानून का निर्माण किया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है। अब उस कानून के कारण क्या हो जा रहा है, यहाँ का जो औद्योगिक विकास होना चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए, विकास वह पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर औद्योगिक विकास का स्तर क्या है, सीमित है। अगर औद्योगिक विकास सीमित है तो यहाँ पर आर्थिक रूप से यहाँ के लोगों के पास समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्याएं हो सकती है। ठीक है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है, खनन को बढ़ावा दे दिया जाए, खनन को बढ़ावा देने की बात बिल्कुल नहीं की जा रही। यहाँ बोला जा रहा है अवैध खनन पर सही से नियंत्रण लगाया जाए। अवैध खनन पर अगर आप सही से नियंत्रण लगाएंगे तो वैध खनन तो होता रहेगा और वह सामान्य है। ठीक है, जो विकास के लिए आवश्यक होता है, लेकिन अवैध खनन पर नियंत्रण भी बेहद जरूरी है। इसके लिए ही क्या हो, अच्छे से कानून लाए और इस पर नियंत्रण सख्ती से की जाए। ठीक है, और क्या है भाई, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी में, उसे हम लोग देख लेते हैं, वह है मेवाड़ का पठार। ठीक है, तो मेवाड़ का पठार बेहद ही सिंपल और 2 लाइन का है। मेवाड़ का पठार, मेवाड़ के पठार का अगर विस्तार आप देखो, विस्तार होते ही यह समाप्त हो जाता है। विस्तार, विस्तार अगर आप देखें तो ये है आपका राजस्थान में, राजस्थान, और कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश पे। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अब क्या, तो मैंने एक नदी बताया था जो इससे गुजरती है, उस नदी का नाम है बनास नदी। यहाँ क्या होता है, अपवाहित होता है। कहाँ अपवाहित होता है, तो मेवाड़ के पठार में अपवाहित। उसके बाद क्या होता है, चंबल नदी में, चंबल नदी में मिल जाता है। ठीक है, चंबल नदी में जाकर मिलने के बाद इसका नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, क्या कर रहा है, तो इसके बाद ये क्या करता है, तो मालवा के पठार को, मालवा के पठार को अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी से अलग करती है, अरावली पर्वत श्रेणी से अलग करने वाली, अलग करने वाली
संरचना है। ठीक है, आपका मेवाड़ का पठार भी इसी के साथ खत्म हो जा गया टॉपिक। ठीक है, ये है आपका मेवाड़ का पठार। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वह रहेगा मालवा का पठार, विंध्यन पर्वत श्रेणी, और क्या रहेगा, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड और भांडेर खंड का पठार। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं विराम करते हैं इसको, क्लास को। ठीक है, आपको अगर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो, कोई टॉपिक पे कुछ चीज समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।